हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट की जो वैकेंसीज निकाली हैं, उसके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उसके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है उसका। और उन सभी एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ बनाने की सोची है और उसी का पहला ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके सामने लाया हूँ। क्या होगा इस वीडियो में? इस वीडियो में वो सारी जानकारी होंगी एज पर द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट, जिससे कि आपके दिमाग में हर चीज बेसिक से लेकर उस स्तर तक, जिस स्तर तक इस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले आपके दिमाग में बैठ जाएं, जिससे कि जब एग्जाम आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कंप्यूटर से, हम एकदम बेसिक से देखेंगे और बहुत जल्दी हम आगे जाएंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक शांति से बस जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाइए, समझते जाइए। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, अभी के लिए भी और फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। हम जिसको भी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसको वो जान लेना जरूरी होता है। हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है, चलिए खोज करते हैं। तो कंप्यूटर के रूट में, उसके मूल में एक वर्ड मिलेगा आपको, कंप्यूट। यानी कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये बना है कंप्यूट वर्ड से, और कंप्यूट वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है गणना करना। अब ये बात आती है कि गणना करना मतलब क्या है। जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना भाग करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप टेबल्स आप बोलते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जितनी भी चीजें आप मैथमेटिक्स में कर रहे हैं वो सब का सब एक साथ कहलाता है कि हम गणनाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कुछ ऐसा, हम इस वर्ड से अगर हम कंप्यूटर वर्ड की मीनिंग निकालें तो हमें मिलेगा कि कुछ ऐसा जो गणना कर सके। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर वर्ड का हिंदी में मीनिंग या हिंदी में नाम इसका देखेंगे तो आपको इस वर्ड के बहुत करीब मिलेगा वो नाम। हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, यानी कि कुछ ऐसा जो कंपोजिट रूप में मिलजुल कर गणनाएं करे, यानी कि कुछ ऐसा जो गणना कर सके उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। अब बात आती कुछ ऐसा क्या, क्या कुछ ऐसा, तो इसका आंसर होता है मशीन। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है। वो कुछ ऐसा मतलब वो कुछ कोई जीव, कोई आदमी, कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है जो क्या कर सकता है, गणनाएं कर सकता है। अब यहां से फिर से क्वेश्चन आता है कि कैसा मशीन। मशीन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं मशीन के डिटेल में अभी यहां नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर सिंपल से आपको बताऊंगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक क्यों, इलेक्ट्रॉनिक क्यों, मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूं डेफिनेशन के, क्योंकि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं वहां पर इन डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने देखा है ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बस इतना सा इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, टू ऑपरेट। ठीक है, तो हमें यहां दो चीजें क्लियर हो गई कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो भी किस तरीके का, इलेक्ट्रॉनिक। तो अब से आपसे जो कोई भी पूछे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बस बात खत्म। चलिए, अब हम जब जान गए कि कंप्यूटर क्या है तो हम चलते हैं इस ओर कि कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर क्या करता है, देखिए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर एरा के बच्चे हैं, आपको मालूम है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर ने कैसे पूरे विश्व में क्रांति लाई है। एक नया एरा चल रहा है जिसे हम कंप्यूटर युग कह सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या कुछ नहीं कर सकता, ये आप सबको पूरी तरीके से मालूम है। ये मेरा बताना बहुत ही सूरज को दिया दिखाना जैसा होगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है यहां पर मैं कुछ अलग सा बताने वाला हूं आपको। कंप्यूटर कुल मिलाकर जो कुछ भी करे केवल 3 काम कर रहा होता है। 3 काम में भी नहीं, केवल एक ही काम वो कर रहा होता है। बट कंप्यूटर के वर्किंग के 3 ही पार्ट हैं। क्या? पहला पार्ट है कंप्यूटर का इनपुट, वर्किंग का मैं बात कर रहा हूं। कंप्यूटर के वर्किंग के केवल 3 ही पार्ट है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, और तीसरा है आउटपुट। अब बात को समझना आप, कोई भी कंप्यूटर हो, किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे कितना भी बड़ा कंप्यूटर हो, चाहे छोटा से छोटा कंप्यूटर हो, वो एक ही काम कर रहा होता है। वो कुछ इनपुट लेता है,
किसी ना किसी फॉर्म में वो कुछ इनपुट ले रहा है और उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग दूसरा पार्ट है, और उस प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट दे रहा है। सारे के सारे विश्व के सारे कंप्यूटर केवल यही काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर केवल 3 ही काम करता है। एक वो इनपुट लेता है, दूसरा वो प्रोसेसिंग करता है, तीसरा वो आउटपुट देता है। बात समझ में आ गई? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो हम समझ गए कि कंप्यूटर करता क्या है। अब हम आगे चलते हैं जरा। जब हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या करता है, तो हम चलते हैं थोड़ी सी बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी बॉडी भी है तो हमारे कुछ कुछ पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स जिनको कहते हैं। उसी तरह अगर कंप्यूटर है, वो कुछ कर रहा है, कोई मशीन है, कुछ भी है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसकी हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर के देखिए मेन में कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आप 5 चीजें कह सकते हैं। पहला, इनपुट यूनिट। पहला कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसे कहते हैं इनपुट यूनिट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है उसे आप कह सकते हैं आउटपुट यूनिट, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का उसे आप कह सकते हैं सीपीयू। और सीपीयू का कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसको आप याद कर लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा जो है इसका पार्ट है उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। और पांचवा जो कंप्यूटर का पार्ट है उसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब यहां पे आपको 2 वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। दोनों चूंकि इस दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन ये अलग अलग क्यों है इसको हम देखेंगे। तो आप अभी समझ गए कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। अब हम जरा सा इनपुट यूनिट को देखते हैं। इनपुट यूनिट की अगर हम बात करें, मैं बहुत ही फास्ट चल रहा हूं, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो हूं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। इनपुट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर 3 ही काम करता है, वो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है। तो उसको इनपुट तो किसी न किसी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि बिना इनपुट के कंप्यूटर कुछ करेगा ही नहीं। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट होता है, वो कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, किसी न किसी फॉर्म में इनपुट लेता है। अब इनपुट ये किस फॉर्म में लेता है? इनपुट लेता है ये इनपुट डिवाइसेस की मदद से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। यानी कि इनपुट यूनिट से कौन जुड़े होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में इनपुट्स देते हैं, और इनपुट यूनिट क्या करता है, इन इनपुट्स को, अलग अलग डिवाइसेस से लिए गए इनपुट्स को सिग्नल में बदलकर, कन्वर्ट करके सीपीयू तक, यानी कि प्रोसेसिंग वाला जो मॉड्यूल है जो प्रोसेसिंग करेगा वहां तक पहुंचाता है। यह काम है इनपुट डिवाइस का। ध्यान से समझिए, इनपुट यूनिट का काम है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट सिग्नल्स को लेकर सीपीयू तक पहुंचाना, यानी कि प्रोसेसर तक पहुंचाना, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस की जरा सी हम बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इन करवाएं मतलब उसमें डालें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पहला सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूजफुल इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, दूसरा माउस। इससे क्या होता है, आप माउस की मदद से क्लिक के थ्रू आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कि ये बटन क्लिक किया, ये राइट क्लिक किया, ऐसे। और कीबोर्ड की मदद से ABCD 1 2 3 जो भी आप बटन दबाते हैं, इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सारे कीबोर्ड्स के बटन कुछ ना कुछ इनपुट किसी न किसी फॉर्म में इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट को प्रोवाइड कराते हैं। और फिर इनपुट यूनिट इनका मीनिंग समझकर उस तरीके के सिग्नल कहां भेजता है? प्रोसेसर के पास। और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लेंगे। कीबोर्ड, माउस और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर। ध्यान रखिएगा, जिस भी डिवाइस की मदद से कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाली जा रही है वो सब इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। स्कैनर, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक यूज होता है वीडियो गेम खेलने के लिए, ठीक है, जॉयस्टिक है। लाइट पेन, लाइट पेन का मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखेंगे वो कंप्यूटर में अपने आप लिखा जाएगा, लाइट पेन, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस है। और भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कैमरा, वेब कैम। वेब कैम भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, बिकॉज वो कुछ बाहर की चीजों को, तस्वीरों को लेकर और कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं आपके पास। और भी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होंगे, आप देख लेना, ठीक है। हम बात करते हैं नाउ, हालांकि हमने क्रम में तो दूसरे में आउटपुट को लिखा है, बट हम बात करेंगे यहां पर सीपीयू की। पहले ये तीसरा वाला डिवाइस है सीपीयू।
सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैं पहले ही बता चुका हूं। सेंट्रल क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महंगा हो, उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो ये प्रोसेसर ही है। ध्यान से समझो आप इस बात को, कोई भी कंप्यूटर हो उसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो है प्रोसेसर। और जितने भी इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, जितने भी ये सब यूनिट हैं, वो सब के सब केवल एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में इसलिए हैं कि वो प्रोसेसर को मदद कर पाए, किसी न किसी फॉर्म में प्रोसेसर को मदद करें, ताकि प्रोसेसर अपना काम आराम से कर पाए, इजीली कर पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रही बात? मतलब प्रोसेसर राजा है, प्रोसेसर आपके कंप्यूटर का राजा है, और बाकी सब चाहे कितना भी कीमती हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी बड़े नाम वाला हो, कोई भी डिवाइस हो, प्रोसेसर के सब गुलाम हैं और प्रोसेसर की सब आओ भगत में लगे रहते हैं ताकि आप अच्छे से काम करिए, आप कूल डाउन रहिए, आप गर्म मत हो जाइए, आप गुस्से में मत आ जाइए, है ना। उसको कूल डाउन करके आपको सब चीजें, आप वो मांगे नहीं उससे पहले उसके चीजें सामने चीजें परोस दी जाती हैं कि ये लो, ये लो, ताकि प्रोसेसर आराम से काम करता रहे, एकदम स्मूथली काम करता रहे। ठीक है, तो प्रोसेसर, आपको इतनी जो मैंने बातें बोली, इससे समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर कितना अहम हिस्सा है कंप्यूटर का। अब इसी कारण इसे कहते हैं सेंट्रल। वाई सेंट्रल? सेंट्रल का मतलब है तो जो सबसे सेंटर में हो। प्रोसेसर सेंटर में इस हिसाब से है कि जितने भी बाकी डिवाइसेज हैं वो सब इसके आसपास घूमते रहते हैं, ये सब के सब एक ही के लिए काम करते हैं, वो प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर ही सबका केंद्र बिंदु है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल। और यूनिट इसलिए बिकॉज ये एक यूनिट है, ये एक पूरा एक सिस्टम है जो कि प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसका काम है इनपुट यूनिट से आए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। बात समझिए, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस से जो सिग्नल्स, जो इंफॉर्मेशन इनपुट यूनिट तक आया, इनपुट यूनिट ने वो सिग्नल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर तक पहुंचाया, और प्रोसेसर फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। समझ में आ गई बात? अभी के लिए इतना ही समझना बहुत ज्यादा मतलब इनफ होगा। लेकिन सीपीयू पर मैं थोड़ा सा और रुकूंगा और आपको एक चीज और बताऊंगा कि सीपीयू यहीं तक नहीं रुकता है। सीपीयू अंदर, मान लीजिए अगर ये सीपीयू है, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस पर बहुत ज्यादा गौर करिएगा आप लोग, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीपीयू 3 पार्ट में बटा होता है। सीपीयू 3 पार्ट में बटा होता है। सीपीयू का जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं ALU। ध्यान से समझिए, इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक, TIC है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ध्यान रखिएगा, ये कोई नया यूनिट नहीं है, ये सीपीयू के अंदर ही, सीपीयू अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। उसमें से पहला है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है MU, इसका कहते हैं मेमोरी यूनिट, और इसके पहले भी हमने एक 4 नंबर पे मेमोरी यूनिट पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, लेकिन वो मेमोरी यूनिट और ये मेमोरी यूनिट, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये सीपीयू के अंदर का एक, सीपीयू के अंदर का मतलब सीपीयू का पर्सनल मेमोरी यूनिट है, ये अपना है, एकदम अलग। ठीक है, तो ये और वो मेमोरी यूनिट और ये मेमोरी यूनिट दोनों में फर्क है। ये मेमोरी यूनिट सीपीयू का है, सीपीयू के अंदर है। ठीक है, और तीसरा CU, इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये चीजें आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ना का कोई सवाल ही नहीं है, आएगा ही आएगा। कंट्रोल यूनिट, अब देखिए ध्यान से, सीपीयू के 3 हिस्से हैं। एक है ALU जो कि सारे अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। सारे के सारे ऑपरेशंस यही होते हैं, सारे कैलकुलेशन, सारे कंप्यूटेशन, सारे गणनाएं सब इसी ALU में ही होती हैं। ठीक है, अब ALU जब कोई गणना कर रहा होता है तो उसको टेम्पोरली कोई डेटा स्टोर करना पड़ता है। टेम्पोरली, जैसे उसने वो 3 नंबर्स को जोड़ रहा है, सपोज करिए वो 3 नंबर को जोड़ रहा है ABC, तो उसने पहले A और B को जोड़ा, इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं स्टोर करके तो रखेगा। इस ऐसे टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए वो यूज करता है इस छोटे और बहुत ही फास्ट मेमोरी यूनिट का। ठीक है,
और तीसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये मेमोरी यूनिट और एएलयू इन दोनों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का नाम ही है कंट्रोल यूनिट। इसका काम है एएलयू और एमयू के बीच सामंजस्य बनाना, इन दोनों को कंट्रोल करना। तो बात आपको वेरी क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है, उसको प्रोसेसर भी कहते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा है, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, जहां पर सारे कैलकुलेशन, सारे प्रोसेसिंग होती है। अगर सीपीयू नहीं है किसी कंप्यूटर में, मतलब वो कंप्यूटर ही नहीं है, वो कंप्यूटर कहा जाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेसर नहीं होगा तो उसमें एलयू नहीं होगा, और एलयू नहीं होगा तो उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट नहीं होगा, और वो कंप्यूटेशन नहीं कर पाएगी। तो जो कंप्यूटेशन कर ही नहीं पाए वो कंप्यूटर कहेगा। ठीक है, अब सीपीयू के बारे में एक और इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू 3 पार्ट में बटा होता है। उसका पहला हिस्सा कहलाता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा हिस्सा कहलाता है एमयू मेमोरी यूनिट, तीसरा कहलाता है सीयू कंट्रोल यूनिट। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, एमयू मेमोरी यूनिट है जो कि एएलयू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेमोरी का बफर देकर, और तीसरा कंट्रोल यूनिट जो कि मेमोरी यूनिट और एएलयू के कंट्रोल करके उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है ताकि ये दोनों आराम से एक दूसरे के साथ काम करते रहें। समझ में आ गई बात? तो ये था सीपीयू। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे को, जिसको हमने छोड़कर इधर आ गए थे तीसरे पर। दूसरा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का नाम से ही आपको समझ में आ गया कि ये एक यूनिट है जिसमें कि बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस का कनेक्शन होता है। आउटपुट डिवाइसेस, ध्यान से रखिए, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट से बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इसका काम क्या है? जो सीपीयू ने इनपुट यूनिट से आए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, जो प्रोसेस हो गया प्रोसेसर से, तो उसको किसी न किसी रूप में आउटपुट तो देना होगा, तभी तो यूजर जो कंप्यूटर का जो यूजर है वो जान पाएगा कि हाँ प्रोसेसिंग हो गई और ये कंप्यूटर ने ये काम कर दिया। तो आउटपुट देना बहुत जरूरी होता है। आउटपुट देने के लिए आउटपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है आउटपुट यूनिट? सीपीयू अपने प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट को दे देता है, और आउटपुट यूनिट ये डिसाइड करता है कि ये जो आउटपुट है वो किस डिवाइस के थ्रू आउटपुट करना है। अब बात यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यानी कि आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत तरह की हो सकती हैं। यस, हो सकती हैं। चलिए हम पहले आउटपुट डिवाइसेस की थोड़ी बात करते हैं। जो भी चीज कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को किसी न किसी रूप में आउटपुट करे उस आउटपुट डिवाइस कहेंगे, और उसका एग्जाम्पल हो सकता है पहला स्पीकर, और दूसरा तो बहुत ही लाजमी है, आपने देखा ही होगा, मॉनिटर। मॉनिटर जिससे कि हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, वो टीवी जैसा एलईडी आजकल आने, पहले तो टीवी जैसे आते थे, अभी एलईडी एलसीडी के आने लगे हैं, आपके लैपटॉप में भी रहता है स्क्रीन। उसे मॉनिटर कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर के विजुअल्स को हमें दिखाता है, जिसकी मदद से हम इन माउस क्लिक, कीबोर्ड क्लिक, क्या बटन दबा, ये सब देख पाते हैं। स्पीकर, मॉनिटर। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस हैं प्रिंटर। क्यों? प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उसको प्रिंट करके हमें दे देता है। ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब आउटपुट यूनिट के पास आउटपुट आता है तो किस फॉर्म में आउटपुट को देना है, किस डिवाइस को आउटपुट इस सिग्नल को भेजना है, ये आउटपुट यूनिट डिसाइड करता है, और वो उस परफेक्ट डिवाइस को चूज करके उसको दे। जैसे कोई गाना अगर कंप्यूटर में बज रहा है, जब वो सॉन्ग प्ले हो गया, प्रोसेस्ड हो गया, प्ले हो गया, तो आउटपुट यूनिट डिसाइड करता है कि हाँ इसको स्पीकर के थ्रू आउटपुट करना है तो वो आउटपुट हो जाता है स्पीकर के थ्रू। अगर कोई चीज वीडियो चल रही है तो उसको पता है कि इसको मॉनिटर के थ्रू आउटपुट में देना है। अगर हमने प्रिंट कमांड दिया तो उसको पता चल जाता है कि ये प्रिंटर के थ्रू आउटपुट होने वाला है। इस तरह आउटपुट यूनिट का काम है आउटपुट डिवाइसेस को सेलेक्ट करके आउटपुट सिग्नल को परफेक्ट जगह पे पहुंचाना। बात समझ में आ गई हो गई आपको? अब हम तीसरे अपने चौथे यूनिट कंपोनेंट की बात करते हैं, जिससे कहते हैं मेमोरी यूनिट। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सीपीयू जो हमारा है, इसको ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट। आपने सुना होगा, या हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे भी, कि सीपीयू जो है, सीपीयू के नए नए जनरेशन आ रहे हैं, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, अभी 12 जनरेशन के सीपीयू इंटेल ने बना दिए हैं। तो ये जनरेशंस में होता क्या है, जनरेशन जब बदलते हैं तो सीपीयू की पावर बढ़ जाती है। पावर मींस उसके कंप्यूट करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? वो कम समय में और ज्यादा कंप्यूटेशंस कर सकता है। इसका मतलब वो और फास्ट हो रहा है, और फास्ट हो रहा है, और फास्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें एक नॉर्मल, एक ऑन एन एवरेज
तो एक जो सीपीयू है वो 1 सेकेंड में 10 लाख 1 करोड़ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, 1 लाख कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि इतना जब ये फास्ट है सीपीयू, तो इसको इनपुट भी तो उसी रेट पर चाहिए। अगर इनपुट उस फास्ट रेट पर नहीं मिलेगा सीपीयू को, तो सीपीयू का टाइम वेस्ट होगा, सीपीयू आइडल पड़ा रहेगा। आइडल मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा निठल्ला, वो कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है। उसके पास टाइम है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि हम उसको डेटा दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इनपुट जो हम जहां से उसको दे रहे हैं वो भी उतना ही फास्ट होना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि क्या आप 1 सेकेंड में, अगर मान लो आप कोई कंप्यूटर पे कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो क्या आप 1 सेकेंड में 10 लाख बटन या 10 लाख जो है कीज को दबा पाएंगे? नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम सीपीयू के पावर को या सीपीयू के फास्टनेस को कभी कॉप अप नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, सीपीयू को क्या जरूरत पड़ती है, एक ऐसे डिवाइस की जो बहुत तेजी से वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। उसके लिए यूज किया जाता है मेमोरी यूनिट का। क्या किया जाता है, एक बहुत ही फास्ट मेमोरी सीपीयू के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और हम जिस भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं उस प्रोसेस को पहले इस मेमोरी में रख दिया जाता है। ऐसे यहां पर लाइंस हैं, मतलब एरिया है जहां पर हम डेटा को रख सकते हैं पहले ही। मतलब कोई भी डेटा प्रोसेस हो रही है उससे पहले कहां किया जाता है, इस मेमोरी यूनिट में लाकर स्टोर कर दिया जाता है। अब सीपीयू क्या करता है, डेटा को यहां से लेकर प्रोसेस करता है। यहां से लेकर प्रोसेस करने में क्या फायदा है कि सीपीयू को डेटा बहुत फास्ट रेट पर मिल जाती है, क्योंकि ये जो मेमोरी है ये बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है। हालांकि सीपीयू जितना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीपीयू के साथ थोड़ा मैच कर लेता है। हम नॉर्मली हम मैन्युअली डेटा डालेंगे उसके बदले, मतलब उसके जगह पे, इसलिए हम इस मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं। और हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट कराने हैं सीपीयू से, वो सब के सब हम मेमोरी यूनिट में रख देते हैं, और सीपीयू यहां से डेटा लेकर इनपुट लेकर बहुत फास्ट स्पीड पे डेटा लेकर और वो प्रोसेस करता रहता है, आउटपुट देता रहता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये जो यूनिट है जो इस काम को संभालता है, उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। और मेमोरी यूनिट में एक खास तरीके का डिवाइस लगा होता है। मेमोरी यूनिट में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है रैम। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, रैम 4 GB, 8 GB, 16 GB, ऐसे सुना होगा। रैम बढ़वा लो, ऐसे बहुत लोगों से सुना होगा। कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो रैम बढ़वा लो। रैम क्या होता है, रैम का पहले फुल फॉर्म समझिए, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए इसमें होता क्या है। मेमोरी में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, जो मैंने ये से बनाए लोकेशंस हैं, और हर जगह पे डेटा स्टोर हो सकता है। रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं, क्या होता है कि जब आप किसी मेमोरी डिवाइस से मेमोरी को रीड और राइट करते हो ना, तो वो जो डेटा आप रीड और राइट करने का मतलब है मेमोरी में डेटा को स्टोर कर देना, राइट कहलाता है। और फिर से जो उसमें स्टोर्ड है उसको फिर से वापस ले आना या रीड करना, उसे रीडिंग कहते हैं, रीडिंग राइटिंग कहते हैं ना। अभी से आप समझ लो। तो आप किसी भी मेमोरी डिवाइस में जब आप डेटा को राइट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं, तो कहां राइट कर रहे हैं और कहां से रीड कर रहे हैं, अगर ये जो लोकेशन है अगर ये डिफरेंट होगी तो टाइम भी डिफरेंट लगता है नॉर्मल मेमोरी डिवाइसेस में। लेकिन ये जो रैम है, इसमें आप डेटा को कहीं भी लिखिए, सबसे शुरू में ही डेटा राइट किया हुआ है या सबसे लास्ट में डेटा राइट किया हुआ है या बीच में किया हुआ है, कहीं भी आप डेटा को रीड या राइट करोगे ना तो टाइम सेम लगेगा। इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके एक्सेस में इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं आप, रैंडमली कहीं भी जाइए रीड कर दीजिए, कहीं भी जाइए राइट कर दीजिए, टाइम सेम लगने वाला है, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, अभी आप समझो। अभी जब हम कंप्यूटर को पढ़ रहे थे, सीपीयू को हमने मेमोरी अभी देख कर आए हैं। सीपीयू क्या है, सेंट्रल, ये सेंट्रल पार्ट है। अब ये जो सीपीयू है, ये सबसे पहले जहां पे जाता है, सबसे पहले जहां पे नजर इसकी जाती है वो है रैम। इस कारण इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले, सीपीयू के लिए प्राइमरी यही है। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में जो कुछ भी है वो सीपीयू के पर्सपेक्टिव से है, आपके पर्सपेक्टिव से नहीं है। सीपीयू वहां का राजा है, पहले ही बोल दिया। तो सीपीयू के लिए, सीपीयू जब ऑन होता है तो सबसे पहले उसकी नजर जहां जाती है वो है रैम, इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, बिकॉज सीपीयू के लिए ये फर्स्ट
प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सीपीयू की पहुंच केवल रैम तक ही होती है, रैम से आगे सीपीयू डायरेक्टली नहीं जाता। ध्यान से समझिएगा बात जो मैं कह रहा हूं, सीपीयू डायरेक्टली रैम को ही एक्सेस कर पाता है, सीपीयू डायरेक्टली रैम को ही एक्सेस कर पाता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि रैम में सीपीयू से में जो कुछ भी प्रोसेस करवाना है उसको पहले रैम में लाकर रखना पड़ता है और फिर सीपीयू रैम से वो डेटा लेकर प्रोसेसिंग करता है। इसका मतलब है कि सीपीयू को जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी प्रोसेस करना है वो रैम से ही लेता है, यानी कि सीपीयू के लिए और कुछ नहीं है, सीपीयू किसी और को नहीं जानता, वो केवल रैम को जानता है। उसको जो कुछ भी चाहिए वो रैम के पास जाता है, रैम से डेटा लाता है, अपना प्रोसेस करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि रैम बढ़ाने से स्पीड क्यों बढ़ जाती है, समझिए आप ध्यान से समझिए कि अगर रैम आपके पास बड़ा होगा तो आप इसमें ज्यादा प्रोग्राम्स को स्टोर कर पाएंगे, और ज्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर पाएंगे तो सीपीयू को क्या होगा कि प्रोग्राम में स्विच करने में आसानी होगी, क्योंकि इसके प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम से स्टोर्ड हैं। तो अगर ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है तो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं तो अगर रैम छोटा है तो होता क्या है कि एक प्रोग्राम उसमें स्टोर्ड है, सीपीयू उसको रन कर रहा है, जैसे आप दूसरे प्रोग्राम पे जाएंगे या दूसरे प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो पहले यहाँ जो प्रोग्राम है इसको पहले मिटाना पड़ेगा, उस दूसरे प्रोग्राम को पहले फिर यहां लाना पड़ेगा, तब सीपीयू रन करेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि सीपीयू बिना प्राइमरी मेमोरी में डेटा आए नहीं रन कर सकता, इस कारण इसमें जो टाइम लगता है इस मेमोरी के अदला बदली में, इस कारण हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है ना, बल्कि वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे रैम में उतना इनफ स्पेस नहीं है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर पाए। तो रैम बढ़ाने से क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम्स को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस कारण सीपीयू के पास ज्यादा स्कोप होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा प्रोग्राम्स को रन कर पाने, ज्यादा प्रोग्राम स्विच करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये था मेमोरी यूनिट। अब हम बात करते हैं पांचवें यूनिट कंपोनेंट की, जिसका नाम है स्टोरेज यूनिट। एक बात मैं आपसे बताना भूल गया, थोड़ा सा मुझे वहीं पर चलना चाहिए, चौथे नंबर पे ही मेमोरी यूनिट की बात मैं कर रहा हूं। मेमोरी यूनिट में हमने देखा कि रैम है और रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा यहां पर एक बात, प्राइमरी मेमोरी है इसे ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, ध्यान से समझिए। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जिसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उसमें पावर दिया जाता है, यानी कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब तक ही उसमें डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हटा ली जाती है उसका डेटा पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे मेमोरी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और जो हमारा रैम होता है वो वोलाटाइल टाइप का ही मेमोरी होता है, यानी कि जैसे ही पावर गया या लाइट गई या फिर कंप्यूटर बंद हुआ उसका सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। अगली बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो रैम एकदम क्लीन मिलेगा, एकदम क्लीन ब्लैंक, कोई डेटा नहीं है उसमें क्योंकि उसका पावर चला गया था। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे ये दिक्कत हो जाती है कि रैम में जो डेटा स्टोर्ड है वो फिर कंप्यूटर बंद होने के बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते, बाद में उसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो भी प्रोग्राम हमारा है, जो भी चीजें हैं, उसको हम कहीं परमानेंटली स्टोर करें, उसे हम वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर ना करें, क्योंकि रैम तो वोलाटाइल है। और जो वोलाटाइल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल। यानी कि हमें किसी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी की जरूरत है, जो कि पावर जाते ही डेटा को डिलीट ना कर दे। और ऐसे ही इसी जरूरत को पूरी करने के लिए हमारा पांचवा कंपोनेंट है कंप्यूटर में, जिसे कहते हैं स्टोरेज यूनिट। ये भी एक मेमोरी ही होता है, लेकिन ये होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मीनिंग क्या है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मीनिंग होता है कि पावर जाने के बाद भी इसमें डेटा जो स्टोर्ड है वो स्टोर्ड ही रहेगा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि हम अपने डेटा को अपने इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रख पाएं। अब बात आती है एक और चीज, हमने वहां देखा कि मेमोरी यूनिट को हमने प्राइमरी मेमोरी कहा था। क्यों? क्योंकि सीपीयू की पहुंच वहां तक डायरेक्टली है, सीपीयू के लिए वो प्राइमरी है, प्रायोरिटी है। अब ये जो स्टोरेज यूनिट है इस पर भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी जैसा यूज नहीं है इसका यूज दूसरा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं स्टोरेज यूनिट को। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि सीपीयू के लिए ये दूसरे नंबर पे आता है। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को नहीं जाता, सेकेंड नहीं जानता। सीपीयू के लिए पहले नंबर पे आता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम। अब अगर कोई डेटा रैम में नहीं मिला तब वो रैम को बोलता है कि मुझे डेटा चाहिए, फिर रैम अपने कंट्रोल के थ्रू आता है कहां? सेकेंडरी मेमोरी के पास, और वो यहां डेटा ढूंढता है। अगर यहां मिल गया तो फिर यहां से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा, मान लो ये सेकेंडरी मेमोरी है, मान लो ये प्राइमरी मेमोरी है, और सीपीयू रहता है यहां पे, ठीक है, और ये प्राइमरी मेमोरी है। सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, ये जाएगा प्राइमरी मेमोरी के पास, बोलेगा डेटा दो। प्राइमरी मेमोरी बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, तो ये तो सीपीयू नहीं जाएगा वहां पे, ध्यान देखिएगा, सीपीयू नहीं जा रहा है वहां पे। प्राइमरी मेमोरी किसी तरह यहां पहुंचता है और इससे बोलता है मुझे डेटा चाहिए। अगर इसके पास ये डेटा है तो ये भेजता है कहां? प्राइमरी मेमोरी के पास। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाती है प्राइमरी मेमोरी में और फिर यहां से जाता है सीपीयू के पास। यानी कि सीपीयू केवल डेटा प्राइमरी में ही लेगा, सीपीयू कभी भी डेटा ऐसे नहीं लेगा। ये बात अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए। इस कारण हम इस स्टोरेज यूनिट को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। और सेकेंडरी मेमोरी का आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपके जितने हार्ड डिस्क हैं या सीडी ड्राइव है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब सेकेंडरी मेमोरी हैं, क्योंकि ये इसमें आप डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, आप इसको लगाइए या हार्ड डिस्क को लगा हुआ है तो उसमें से एक्सेस करिए, वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बस बात खत्म। सीपीयू उसको सेकेंडरी मेमोरी को नहीं जानता, सीधी सी बात यह है। तो आपने दो चीजें यहां पर ध्यान दी कि स्टोरेज यूनिट जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है और ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है क्योंकि ये चीजों को परमानेंटली स्टोर करता है। और इसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसमें क्या होते थे, ऐसे गोले गोले डिस्क लगे रहते हैं और वो एक स्पिंडल पे घूमते हैं और यहाँ पर रीड राइट हेड होता है जो कि डेटा को रीड और राइट करता है। ये पहले बहुत यूज होते थे, अभी भी यूज हो रहे हैं, इसे कहते थे हम हार्ड डिस्क। ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेट आप जानते हैं, मैग्नेट उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था हार्ड डिस्क। लेकिन अब ये हार्ड डिस्क स्लो होता था। क्यों स्लो होता था? क्योंकि इसमें डिस्क को घुमाना पड़ता था। ये घूम घूम के डिस्क जो है वो बहुत तेजी से घूमती थी, तब डेटा रीड राइट होता था। तो ये जो घूमना है ये लिमिटेड है, बहुत ज्यादा स्पीड से घूम भी नहीं सकता क्योंकि घूमने का जो है कुछ ना कुछ लिमिट है। इस कारण ये डेटा रीड राइट करने में तो थोड़ा स्लोअर था, रैम के मुकाबले या दूसरे मेमोरी डिवाइसेस के मुकाबले बहुत स्लोअर था ये। उसके अलावा अगर ये जोर से पटका जाए तो टूट जाता था, या इसके जो इसका जो हेड होता था, यहाँ पे जो रीड राइट हेड है, ये फंस जाता था, तो कभी भी ये क्रैश कर सकता था, इसमें डर लगा रहता था। तो इन सब को कॉप अप करने के लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, और ये इतना फ्रेजाइल ना हो कि थोड़ा सा धक्का लगते ही खराब ना हो जाए, इस तरीके से बचने के लिए हमने एक नए तरीके का एक सेकेंडरी मेमोरी बनाया है जिसे हमने कहा SSD। ये आजकल बहुत यूज में है और ये बहुत फास्टर है, आप सब लोग इसको जरूर जानते होंगे। इसको फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो ये जो हमने आज क्लास में पढ़ा, हमने कितनी चीजें पढ़ी देखिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, सबको हमने बड़े बड़े डिटेल में देखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बिल्कुल उसी सिलेबस के हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हमारा ये जो पोस्ट निकली है उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हमें बहुत सारी चीजें अभी चर्चा करनी है। हम जब वक्त आएगा उसी समय में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा ताकि एकदम से बोरिंग भी ना हो जाए और एकदम से हम ऑफ टॉपिक ना हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।